कभी सोचा है कि हम अपने फोन से इस तरह क्यों चिपके रहते हैं? मतलब 30 सेकंड भी फोन दूर हो जाए तो एक बेचैनी सी होने लगती है। हम बिना रुके स्क्रॉल करते रहते हैं, तब भी जब हम जानते हैं कि हमें कुछ और करना चाहिए। आज हमारे सामने एक पहेली है। हमारे जो स्रोत लगे हैं वो कहते हैं कि एक तरफ टेक्नोलॉजी हमें जोड़ रही है और दूसरी तरफ वही टेक्नोलॉजी हमें एक ऐसी लत में फंसा रही है जो हमें अंदर से तोड़ रही है। तो सवाल ये है, क्या हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं या ये हमें इस्तेमाल कर रही है? और यही आज की हमारी पड़ताल का मुद्दा है जो इस पहेली के दो हिस्सों को खोलती है। एक हिस्सा है जिसे वो डिजिटल गुलामी कहते हैं, यानी सोशल मीडिया की वो पकड़ जो हमारी सोच और आदतों पर हावी हो रही है। और दूसरा हिस्सा थोड़ा अजीब और चौंकाने वाला है, जिसे डिजिटल ड्रग्स का नाम दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा दावा है कि सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारा मिशन आज इन स्रोतों की गहराई में जाकर ये परखना है कि ये दावा सिर्फ एक सनसनीखेज हेडलाइन है या इसके पीछे वाकई कोई ठोस मनोवैज्ञानिक आधार है। चलो खोद कर देखते हैं कि मामला क्या है। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे स्रोतों में साइकोलॉजिकल मशीन कहा गया है, मतलब एक मनोवैज्ञानिक मशीन। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे इंसानी दिमाग की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए ही बनाया गया है। और इस मशीन को चलाने वाला तेल है डोपामीन। ये वही केमिकल है जो दिमाग में तब निकलता है जब हमें कोई इनाम मिलता है या खुशी महसूस होती है। हमारे सूत्रों में तो इसकी तुलना सीधे सीधे एक स्लॉट मशीन से की गई। स्लॉट मशीन, हाँ। जैसे कोई जुआरी बार बार वो लीवर खींचता है ये सोचकर कि शायद इस बार जैकपॉट लग जाए। बिल्कुल वैसे ही हम अपनी स्क्रीन को बार बार नीचे खींचकर रिफ्रेश करते हैं। बिल्कुल, हर लाइक, हर कमेंट, हर नया फॉलोअर, ये सब उस जैकपॉट की तरह है। हमें पता नहीं होता कि अगली बार रिफ्रेश करने पर क्या मिलेगा। और यही अनिश्चितता, यही है जो हमें आदी बनाती है। ये एक डोपामीन का एक अंतहीन चक्कर है और कंपनियां जानती हैं कि इस चक्कर को कैसे बनाए रखना है। उनकी सबसे पहली और सबसे असरदार तरकीब है इन्फिनिट स्क्रॉल, यानी कंटेंट कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, आप स्क्रॉल करते जाओ और दिमाग को डोपामीन का नशा मिलता रहता है। कोई रुकने का सिग्नल ही नहीं है, कोई द एंड वाली स्क्रीन नहीं आती। और जब आप रुकने की कोशिश करते हैं तो पुश नोटिफिकेशंस आपको वापस खींच लाते हैं। वो छोटी सी लाल बिंदी, वो डिंग की आवाज। हाँ, वो लाल बिंदी तो मतलब एक बेचैनी सी पैदा कर देती है। बिल्कुल, और उसे डिजाइन इस तरह किया गया है कि आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो, मैंने क्या मिस कर दिया। जब तक आप ऐप खोलकर उसे देख नहीं लेते, वो बेचैनी बनी रहती है। लेकिन इन सबसे ज्यादा ताकतवर है AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, AI से चलने वाली फीड्स, ये तो डरावना लगता है। मतलब सिस्टम हमारे हर क्लिक, हर लाइक, हर उस वीडियो को देख रहा है जिस पर हम 1 सेकंड ज्यादा रुकें। ये हमारे डर, हमारी इच्छाओं और हमारी असुरक्षाओं को हमसे बेहतर समझने लगता है। और फिर हमें ठीक वैसा ही कंटेंट परोसता है जो हमें स्क्रीन से चिपकाए रखे। अगर आप अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर हैं तो आपको वैसी ही और रील्स दिखेंगी। अगर आप अकेलेपन से डरते हैं तो आपको वैसी ही पोस्ट्स दिखेंगी। यह एक बहुत ही पर्सनल तरीके से हमें टारगेट करता है। इसमें एक और चीज जुड़ती है जिसे स्रोत गेमिफिकेशन कहते हैं। ये क्या है? गेमिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत चालाक है। यह हमारी कामयाबी और सामाजिक स्वीकृति की जो बुनियादी इच्छा है ना, उसका फायदा उठाता है। एप्स हमारी जिंदगी को एक वीडियो गेम में बदल रहे हैं, जहां स्कोर बढ़ाने के लिए हम बार बार वापस आते हैं। जैसे स्नैपचैट की स्ट्रीक्स। हाँ, अगर वो टूट जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी चीज खो दी हो। बिल्कुल, वो स्ट्रीक टूटने का डर दोस्ती टूटने के डर जैसा महसूस होने लगता है। लाइक्स और फॉलोअर्स की गिनती सामाजिक स्वीकृति का मीटर बन जाती है और हम उस स्कोर को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो असल में सूत्रों का निचोड़ ये है कि ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई है ही नहीं। हम अपनी इच्छा शक्ति को एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं जो हमें हमसे बेहतर जानता है। ये एक इंसान का एक सुपर कंप्यूटर से मुक्केबाजी करने जैसा है, जहां कंप्यूटर को पता है कि अगला मुक्का कहां पड़ने वाला है। ये लगातार डोपामीन की तलाश, ये सोचकर ही अजीब लगता है कि लोग स्क्रीन से ये हासिल करने के लिए कितना आगे जा सकते हैं। मैंने एक स्रोत में कुछ ऐसा पढ़ा जिसने इस आइडिया को एक बिल्कुल ही अजीब मोड़ दे दिया। हाँ, तुम जरूर डिजिटल ड्रग्स की बात कर रहे हो, हम उस पे आएंगे। वो एक बहुत ही अजीब और गहरा कुआं है, लेकिन उसकी जड़ें भी इसी डोपामीन की तलाश से जुड़ी हैं। पर पहले देखते हैं कि इस लड़ाई का असल दुनिया पर क्या असर हो रहा है। ठीक है, तो इसके नतीजे क्या हैं? हमारे सूत्रों में कुछ आंकड़े हैं।
जो सच कहूं तो मेरे लिए पचाना मुश्किल था। एक आंकड़ा कहता है कि किशोर औसतन 7 से 9 घंटे रोज स्क्रीन पर बिता रहे हैं। हाँ, 7 से 9 घंटे, ये एक फुल टाइम जॉब के बराबर है। दिन का 1/3 हिस्सा एक स्क्रीन के सामने। 1 मिनट, 7 से 9 घंटे, ये आंकड़ा थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। क्या स्रोतों में ये बताया गया है कि वे इस नंबर पर कैसे पहुंचे? क्या इसमें स्कूल के लिए कंप्यूटर पर किया गया काम भी शामिल है या ये सिर्फ मनोरंजन है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोतों के मुताबिक ये आंकड़ा ज्यादातर मनोरंजन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल का है। इसमें ऑनलाइन क्लास या होमवर्क का समय शामिल नहीं है। ये वो समय है जो असल दुनिया के अनुभवों, दोस्तों के साथ बातचीत या कोई हुनर सीखने की जगह ले रहा है। एक और आंकड़ा है कि एक औसत स्मार्टफोन यूजर दिन में लगभग 96 बार अपना फोन चेक करता है। 96 बार? इसका मतलब है कि जागते हुए हर 10 मिनट में एक बार। मैं खुद अपने बारे में सोचने लगा हूं, ये तो एक अनजाने रिफ्लेक्स की तरह बन गया है, जैसे पलके झपकाना। हम सोचते भी नहीं, बस फोन उठाकर देखने लगते हैं। और इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर दिख रहा है। स्रोतों के अनुसार 2010 के बाद से जब स्मार्टफोन और सोशल मीडिया आम हुए, किशोरों में डिप्रेशन के मामलों में 60% की बढ़ोतरी हुई है। 60%? हाँ, ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। 18 से 22 साल के 40% युवा तो खुद ये मानते हैं कि वे सोशल मीडिया के आदी हैं। इसीलिए डिजिटल गुलामी जैसा भारी शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। जब कोई चाहकर भी कोई चीज करना बंद नहीं कर पाता, जबकि वो जानता है कि वो उसे नुकसान पहुंचा रही है, तो वो लत ही है। स्रोत में एक किशोर का अनुभव बताया गया है। वो कहता है, मैं 10 मिनट भी अपना फोन देखे बिना नहीं रह सकता। ये जंजीरों जैसा है, मैं फंसा हुआ महसूस करता हूँ। कहते हैं चिंता, बेचैनी और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये डर कि कहीं मैं कुछ जरूरी चीज मिस तो नहीं कर रहा, लोगों को रात भर जगाए रखता है, उनकी नींद खराब करता है। और शायद सबसे तकलीफदेह है कंपैरिजन सिंड्रोम, यानी लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना। हम इंस्टाग्राम पर लोगों की छुट्टियों की तस्वीरें, उनकी कामयाबियों की कहानियां देखते हैं, जो अक्सर बहुत एडिट की हुई और बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती हैं, और हमें अपनी जिंदगी बहुत फीकी और बेकार लगने लगती है। ये एक बहुत ही जहरीला चक्र है। लोग अकेलापन दूर करने या अच्छा महसूस करने के लिए सोशल मीडिया पर जाते हैं और वहां दूसरों की चमचमाती जिंदगियों से अपनी तुलना करके और भी ज्यादा अकेला और असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। ये एक ऐसा कुआं है जिसका कोई तल नहीं है। ठीक है, तो अब उस अजीब और गहरे कुएं पर वापस चलते हैं जिसका जिक्र तुमने पहले किया था। फोन से नशा करने का आइडिया। हमारे सूत्रों ने इसे डिजिटल ड्रग्स का है। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे लगा ये कोई मजाक है या साइंस फिक्शन। ये सुनने में वैसा ही लगता है, लेकिन ये एक असल चीज है। डिजिटल ड्रग्स का तकनीकी नाम है बाइनॉरल बीट्स। ये एक तरह की ऑडियो टेक्नोलॉजी है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, आप हेडफोन लगाते हैं, आपके एक कान में मान लीजिए 300 हर्ट्ज की आवाज सुनाई देती है और दूसरे कान में थोड़ी अलग 310 हर्ट्ज। तो दोनों कानों में अलग अलग आवाजें? हाँ, अब आपका दिमाग इन दोनों आवाजों के फर्क को यानी 10 हर्ट्ज को एक तीसरी बीट के तौर पर प्रोसेस करता है। ये तीसरी बीट असल में बज नहीं रही है, आपका दिमाग इसे खुद बना रहा है। दावा ये किया जाता है कि ये बनाई गई बीट आपकी ब्रेन वेव्स यानी दिमाग की तरंगों की फ्रीक्वेंसी को बदल सकती है, जिससे आपको अलग अलग तरह के एहसास हो सकते हैं, जैसे गहरी नींद, ज्यादा फोकस या फिर नशे जैसा अनुभव। और ये सब YouTube पर मुफ्त में मिल रहा है। आप बस डिजिटल कोकेन या डिजिटल LSD सर्च करें और आपको लाखों व्यूज वाले वीडियो मिल जाएंगे। ये तो पागलपन है। कुछ ऐप्स तो बाकायदा इन्हें मारिजुआना, एक्सटेसी जैसे नामों से बेचती हैं। बिल्कुल, और कुछ वीडियो पर तो चेतावनी भी लिखी होती है, जैसे अत्यंत शक्तिशाली मतिभ्रम हो सकता है। तो सवाल उठता है कि क्या ये सच है? क्या सिर्फ आवाज सुनकर कोकेन जैसा असर हो सकता है? हाँ, यही मेरा सवाल है। क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है या ये सिर्फ मन का वहम है? स्रोतों के मुताबिक इसका जवाब थोड़ा मिला जुला है। एक सकारात्मक पक्ष है। कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि कुछ खास फ्रीक्वेंसी की बीट्स दिमाग को शांत करने, नींद लाने या ध्यान लगाने में मदद कर सकती हैं। ये काफी हद तक मेडिटेशन म्यूजिक की तरह काम करता है। लेकिन कोकेन या LSD जैसा असर, ये तो बहुत बड़ा दावा है। और ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दावा प्लेसिबो इफेक्ट है। मतलब लोगों को बताया जाता है कि इसे सुनकर उन्हें नशे जैसा महसूस होगा, तो वो वैसा ही असर महसूस करने लगते हैं। ऐसी कोई ठोस स्टडी नहीं है जो ये साबित कर सके कि ये बीट्स दिमाग में असली कोकेन की तरह डोपामीन रिलीज करती है।
लेकिन यहाँ असल खतरा कुछ और है। वो क्या है? असल खतरा है गेटवे मानसिकता का बनना। ये दिमाग को ट्रेनिंग देने जैसा है कि बदली हुई मानसिक अवस्थाओं को स्क्रीन के जरिए खोजा जा सकता है। ये एक दरवाजा खोलता है। स्रोतों में एक ग्लोबल सर्वे का जिक्र है जिसमें पाया गया कि 12% युवा यूजर्स इन बीट्स को साइकेडेलिक यानी नशीला अनुभव पाने की कोशिश में सुनते हैं। 12%? हाँ, और ये भी पाया गया कि जो लोग इन्हें सुनते हैं उनके असली ड्रग्स इस्तेमाल करने की संभावना भी बढ़ जाती है। साथ ही कुछ लोगों में ये चिंता और सिरदर्द भी पैदा कर सकता है। तो अब मुझे ये कनेक्शन समझ आ रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हमें डोपामीन का आदी बना रहा है और दूसरी तरफ उसी डिजिटल दुनिया में एक ऐसा कोना भी है जो उसी लत को और गहरे नशे वाले अनुभवों का लालच दे रहा है। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा, ये दोनों चीजें एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं। सोचो YouTube का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। कोई बच्चा तनाव कम करने के लिए रिलैक्सिंग रेन साउंड्स वाला वीडियो देखता है, एल्गोरिदम इससे नोट करता है, उसे लगता है कि इस यूजर को माइंड ऑल्टरिंग ऑडियो में दिलचस्पी है, तो अगला सुझाव आता है बाइनॉरल बीट्स फॉर फोकस, और उसके बाद अगला सुझाव आ सकता है डिजिटल LSD इंटेंस ट्रिप। और इन प्लेलिस्ट पर लाखों करोड़ों व्यूज हैं। इसका मतलब है कि लाखों लोग इस इकोसिस्टम में खिंचे चले आ रहे हैं, शायद अनजाने में ही। और ये सिर्फ डिजिटल ड्रग्स तक ही नहीं रुकता। सोशल मीडिया असली नशीली दवाओं को भी सामान्य बना रहा है। जब किशोर अपने दोस्तों या इन्फ्लुएंसर्स को पार्टियों में शराब और ड्रग्स के साथ पोस्ट डालते देखते हैं तो उनके दिमाग में ये बात बैठने लगती है कि ये सब कूल है, ये सामान्य है। हाँ, सूत्रों में स्टडीज का जिक्र है जो साफ दिखाती हैं कि जो बच्चे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसी पोस्ट देखते हैं उनके खुद शराब या ड्रग्स आजमाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वहाँ कंटेंट ज्यादातर आपके अपने दोस्तों और पहचान वालों का होता है। जब कोई अपने दोस्तों को ऐसा करते देखता है तो साथियों का दबाव यानी पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक तरफ सोशल मीडिया हमें आदी बना रहा है और दूसरी तरफ वो हमें असली और डिजिटल दोनों तरह के नशीले पदार्थ की दुनिया में धकेल रहा है। ईमानदारी से कहूँ तो ये सब सुनकर थोड़ी घबराहट हो रही है। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे जाल में फंसे हैं जिससे निकलना नामुमकिन है, जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए चला रही हैं। क्या हमारे सूत्रों में इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता बताया गया है? क्या कोई उम्मीद है? हाँ, और ये सबसे जरूरी हिस्सा है। स्रोत साफ कहते हैं कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं बताई बल्कि बहुत ही व्यावहारिक समाधान भी दिए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है डिजिटल डिटॉक्स या डिजिटल फास्टिंग। डिजिटल डिटॉक्स सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आज के दौर में ये मुमकिन है? मतलब एक छात्र या एक पेशेवर के लिए पूरी तरह से फोन से दूर रहना कितना व्यावहारिक है? देखो, स्रोतों का मतलब ये नहीं है कि फोन फेंक कर साधु बन जाओ। इसका मतलब है दिन में कुछ घंटे जानबूझकर तय करना जब फोन आपकी पहुंच से दूर हो। शायद शाम के 7 से 9 बजे ये दिमाग को रीसेट होने का और बोरियत को महसूस करने का मौका देता है, जो रचनात्मकता के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा समाधान जो शायद ज्यादा आसान है वो है सभी गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को बंद कर देना। कंट्रोल एप्स के हाथ से लेकर अपने हाथ में लेना। जब आप चाहेंगे तब ऐप खोलेंगे, ना कि जब ऐप चाहेगा। बिल्कुल। एक और बहुत ताकतवर आदत है सुबह उठने के बाद पहले घंटे फोन को हाथ न लगाना। हमारा दिमाग सुबह सबसे ज्यादा ताजा होता है। उसे दूसरों की जिंदगी की तस्वीरों और खबरों के शोर से भरने की बजाय अपने दिन की योजना बनाने या सिर्फ शांत रहने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। स्रोतों में एक और सुझाव है जो मुझे बहुत पसंद आया। स्क्रॉलिंग को किसी हुनर से बदलना, यानी जब भी आपका मन फोन उठाकर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने का करे तो उसकी जगह 5 मिनट के लिए कुछ ऐसा करें जिससे आपको सच में कुछ हासिल हो। कोई नई भाषा का शब्द सीखें, गिटार के कॉर्ड्स प्रैक्टिस करें या कोडिंग की एक लाइन लिखें। ये बहुत ही शक्तिशाली तरीका है क्योंकि ये दिमाग को इनाम तो देता है, लेकिन एक सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से। और आखिर में माइंडफुलनेस यानी सचेत रहना। जब भी आप खुद को स्क्रॉल करते हुए पाएं तो 1 सेकंड के लिए रुकें और खुद से पूछें, मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्या इससे मेरे जीवन में कोई मूल्य जुड़ रहा है? 99% मामलों में जवाब नहीं होगा। बहुत बड़ी भूमिका है। माता पिता और बच्चों के बीच इस विषय पर खुली बातचीत होनी चाहिए, बिना किसी डांट फटकार के।
परिवार के लिए कुछ नियम बनाना, जैसे डिनर टेबल पर कोई फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा या सोने से 1 घंटे पहले सारे डिवाइस बंद हो जाएंगे, बहुत फर्क ला सकता है। और सबसे ज़रूरी बात ये समझना कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। अगर सोशल मीडिया की वजह से चिंता या अवसाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी शारीरिक बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना। अंत में एक विचार जो स्रोतों में दिया गया है वो ये है, आपका ध्यान आज की दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है, इसे मुफ्त में ना दें। टेक कंपनियां आपका और हमारा ध्यान बेचकर अरबों डॉलर कमा रही हैं। हमें ये तय करना होगा कि हम अपना ध्यान कहाँ निवेश करना चाहते हैं। विकल्प हमारे सामने रखा है। हर किसी को डिजिटल गुलामी और डिजिटल महारत में से एक को चुनना है। नियंत्रण अपने हाथ में लेना है या एल्गोरिदम के हाथ में देना है, ये फैसला हमारा है। बिल्कुल। और ये सब सुनकर मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है। इन स्रोतों में व्यक्तिगत समाधानों की बहुत अच्छी बात की गई है जो बहुत जरूरी हैं, पर ये सारी जिम्मेदारी व्यक्ति पर ही क्यों? उन टेक कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है जो इन नशीले सिस्टम को डिजाइन करती हैं? अगर उन्होंने ही स्लॉट मशीन बनाई है तो क्या इसकी लत के लिए भी उन्हें जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें, आपका फीडबैक हमारे लिए गोल्ड है। सपोर्ट करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।